अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सी आवर कॉन्वर्सेशंस। एज यू नो, हम कोशिश करते हैं पाकिस्तान के बेस्ट लोग लेके आए टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आवर इकोनॉमिक नैरेटिव इज एंड शुड बी। व्हाट आई सी इज क्वाइट फ्रैंकली कि हमारा इकोनॉमिक नैरेटिव जो है बजट पे हर बंदा माशी तज्जियाकार बन गया था और माशी वो क्या कहते हैं अमूर का माहिर बन चुका था। मतलब कोई बंदा, एक बंदा था जो कराची जोड़िया बाजार में काम करता, वो भी माशी अमूर का माहिर था। एक कोई रिपोर्टर था, वो भी माशी अमूर का माहिर था। तो आपके लिए बेस्ट लोग लेके आते हैं। मेरा ख्याल है जी कि आज वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव विद अस यूसुफ नजर साहब। He has been in Citibank, and the more important thing is he's not that he's a banker. He has been analyzing countries for a living. ये सिटी बैंक के लिए एनालाइज करके डिसीजन लेते थे किस मुल्क में कितना पैसा डालना और क्यों डालना है। ये जो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ढूंढते फिरते हैं ना, तो हमें ये भी देखना चाहिए दूसरी तरफ से कि यूसुफ साहब जैसे बंदे जो हैं जिनके पास पैसे होते हैं, जो गेट कीपर्स होते हैं फाइनेंस के, ये क्या देख रहे हैं। तो यूसुफ नजर साहब, वेलकम टू द शो। यू आर अ वेल नोन कमोडिटी, एवरीबडी नोज यू। जरा प्लीज शुरू कीजिए, डिस्क्राइब करिए, जस्ट think about yourself going back 20 years, sitting in the Citibank trading room or wherever you were, investment office. आप कैसे देखते हैं इकोनॉमीज को, खासतौर पे पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज को, या आपके कई दोस्त होंगे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में होंगे वगैरह। हाउ डू यू सी कंट्री लाइक पाकिस्तान? हम जो भीख मांगते हैं, इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, आपकी नजर में क्या देखते हैं आप? शुक्रिया अदीब साहब फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपने जो कहा बिल्कुल बहुत ही अहम सवाल है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं अपने आप को सबसे पहले पाकिस्तानी समझता हूं। तो मैं जो लिखता हूं, जो देखता हूं, जो मैं फील करता हूं और जो मैं एनालाइज करता हूं, वो उसकी रोशनी में करता हूं। तो यकीनन आप मुझे इकोनॉमिक एनालिस्ट भी कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी रहा, तालीम जो थी मेरी बुनियादी वो यकीनन इकोनॉमिक्स में थी। लेकिन जो इन सारे जो हम जिस तरह से देखते हैं मुल्कों को, मैं आपको एक थोड़ा सा एक एनेक्डोट सुनाता हूं। ये कोई मेरे ख्याल से 2009 या 10 की बात है। लंदन में यहाँ हम बात के मीटिंग में बैठे हुए थे एक गोल्डमैन सैक्स के ऑफिसेज में, जो यहाँ फ्लीट स्ट्रीट पे है, और वहां जिम ओनील साहब भी मौजूद थे। जो जिम ओनील साहब से बात हो रही थी, उन्होंने, आपको पता है, ब्रिक्स की जो टर्म है कॉइन की थी, और उसमें उन्होंने फिर ज़िमनन और भी मुल्कों का जिक्र किया था, और उसमें पॉपुलेशन का जो फैक्टर था उसको बहुत अहमियत दी थी, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। और उस बुनियाद पर उन्होंने ये प्रोजेक्शंस भी बाद में की कि जी ये ममालिक जो हैं ये दुनिया के इतने बड़े ममालिक में माशी लिहाज से हो जाएंगे। मेरा उनसे ये अर्ज करना था कि देखिए, सिर्फ पॉपुलेशन जी बुनियाद नहीं हो सकती। इसलिए अगर पॉपुलेशन ही ऐसी होती तो ईरान और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं वो बहुत तरक्की कर चुके होते, और सिंगापुर और ताइवान जिनकी आबादियां बहुत कम है वो इतने अमीर मुल्क ना होते, ना सिर्फ पर कैपिटा इनकम के लिहाज से बल्कि एब्सोल्यूट साइज ऑफ द इकोनॉमी के लिहाज से भी। तो पॉइंट ये है कि जब हम देखते हैं कि किस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना है, एक तो साइज तो यकीनन इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन कितनी है, उसका रकबा कितना है, लेकिन एक चीज उसके बाद एक बहुत अहमियत की हामिल होती है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। हम इसमें टू बी ऑनेस्ट बड़े न्यूट्रल हैं कि वो डेमोक्रेसी हो या ना हो। इन्वेस्टर्स के लिए स्टेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो काफी एक ऐसी चीज है जो हम नहीं जो है अचीव कर पाए हैं। हमारे यहाँ एपिसोड्स हुए हैं मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स के भी, फिर सिविलियन गवर्नमेंट्स भी आई, फिर अब जो है वो उसको हाइब्रिड कहा जाता है। लेकिन ये हाइब्रिड पहला हाइब्रिड नहीं है, हाइब्रिड सम अदर फॉर्म्स पहले भी रह चुका है। लेकिन जो नहीं हुआ है वो स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम है, स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिसीज है। पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत कम रैंक करता है।
दूसरा एक अहम चीज जो है जिसको आमतौर पे इकोनॉमिस्ट कहना चाहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मैं इसको साफ आसान जबान में ये कहूंगा कि आपका मुल्क अपने जो लोग हैं उनको आपने कितना डेवलप किया है, उनकी स्किल्स में, उनकी एजुकेशन में इनको कैसे डेवलपमेंट किया है, ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर है। और ये सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारे जो लोग हैं, मैं बहुत सारे नाम दे सकता हूं और स्टडीज का हवाला दे सकता हूं, लेकिन मुख्तसर ये सिंपल टर्म्स में कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, तरक्की नहीं करता जब तक कि वो अपने लोगों को डेवलप ना करे। और मेरे ख्याल से बड़ी कॉमन सेंस की बात ये कि आप के एम्बिशंस ये हो कि जी आप $100 बिलियन के जो है वो आप एक्सपोर्ट्स कर लें, और आपकी जो तकरीबन 50% आबादी जो है बहुत ही गरीब हो, जो किसी एडवांस किसी इंडस्ट्री में काम ना करने की अहलियत रखती हो, तो फिर वो एम्बिशन तो सिर्फ एम्बिशन रहेगा, आप उसको किसी कॉन्क्रीट रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे इसके लिए आपके पास कितनी ही बैकिंग क्यों ना हो किसी की भी। ये चंद बातें जो हैं, जैसा कि मैंने फिर मैं रिकैप करूंगा कि एक तो आपका साइज जो है, आपकी जो है जो जियोग्राफिक लोकेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लोगों की जो डेवलपमेंट है वो बड़ा क्रिटिकल डायमेंशन है। तो ना ही हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है सिस्टम की, ना ही जो है हमारे यहाँ कोई ऐसा सिलसिला हुआ है कि हम अपने लोगों पे कोई मैसिव कोई इन्वेस्टमेंट किया हो। तो इस वजह से यकीनन हम अपनी बात तो कर सकते हैं कि ये एक बड़ा मुल्क है, पांचवा बड़ा मुल्क है, ये हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है, लेकिन जो दो बहुत क्रिटिकल जो क्राइटेरिया हैं उस पे पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ ये कि वो कमजोर है, बल्कि उसकी पोजीशन रिलेटिव टू अदर कंट्रीज हैज बीन स्लिपिंग डाउन। बहुत सारे मुल्क जो 30 साल पहले गरीब समझे जाते थे या स्ट्रगल कर रहे थे, वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम स्लिप हुए हैं। तो जी इस तरह आप समझ लीजिए कि दुनिया जो एक, अगर आप मार्केट प्लेस समझें आप उसको, कि तो मार्केट प्लेस में होने के लिए जरूरी है, तरक्की करने के लिए आप कंपैरेटिव हो। जब आप उन सारे पैरामीटर्स पे आप दूसरे मुल्कों से पीछे जा रहे हैं, तो ये तसव्वुर करना कि हम जो है तेजी से आगे तरक्की कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत ही एक ऐसा सवाल है जो मैं इसको खामख्याली कहूंगा। और इस लिहाज से ये जो बजट के जिस तरह के आपने कहा डिस्कशंस होते हैं, ये ना सिर्फ ये कि बड़े सुपरफिशियल डिस्कशंस हैं, बल्कि इसमें अक्सर लोग जो मैं देखता हूं आते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो ये सारी बातें समझते भी नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए थोड़ी सी ट्विक्स कर देना, कहीं से थोड़ा सा टैक्स रेट को आगे पीछे कर देना, किसी टैरिफ को आगे पीछे कर देना, ये बड़ी सब्सिडरी, बड़ी सप्ली जिसे कहते हैं कि सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की बातें हैं। जो मेन चीज है, जो पॉइंट्स हैं, उस पर तो आपने कभी तवज्जो दी नहीं है। तो बहरहाल आप सवाल कीजिए, मैं इसको फिर इस डिस्कशन को आगे बढ़ा। ये इसमें बात बड़ी अच्छी बातें आपने की जी, पर एक दो बातें बड़ी मुझे और पूछनी है। वो ये कि ये जो हम एफडीआई ढूंढते फिरते हैं, मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर मेरे घर में कोई पार्टी हो रही है तो लोग आना चाहेंगे। अगर मेरे घर में शोक मचा हुआ है, मैं कुछ नहीं कर रहा, तो लोग क्यों आएंगे? अगर हमारी इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो 8 या 9% के बराबर है, अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट को निकाल दें, पब्लिक इन्वेस्टमेंट डालेंगे तो 12-13% है। तो ये आप वेरिएबल देखते हैं कि यार ये लोग तो इन्वेस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, ये क्यों डरे बैठे हैं, हम लोग क्यों इन्वेस्ट करें? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट जिस एफडीआई की बात कर भी रहे हैं, उसमें 50% से ज्यादा तो चाइना की है, वो भी स्टेट लेड डेवलप इन्वेस्टमेंट है। तो ये प्राइवेट सेक्टर से नहीं आ रही, और उसके जो मोटिव्स हैं वो अलग हैं, पॉलिटिकल हैं। तो आप उसको अगर निकाल दें तो मुश्किल से हमारे यहाँ $500 बिलियन और $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट आ रही है फ्रॉम सोर्सेज अदर देन चाइना।
तो जो हमारी जो मईशत है, जिसका साइज है, जो आबादी है, जितना बड़ा मुल्क है, उसके लिहाज से तो ये तकरीबन ना होने के बराबर है। और यकीनन लोकल जो इन्वेस्टर्स जो हैं, कुछ कहा जाता है कि देखिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि देखिए पीआईए की डील हो गई, ये हो रहा है। तो यकीनन पीआईए की डील कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। ये तो एक ट्रांसफर हो गया फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम है। और जिसे आप कहते हैं कि नए प्रोजेक्ट्स जिसे लगने हैं, वो बहुत कम है। और होते भी हैं तो इस तरह के हैं जिस तरह के आपने किसी ऑटो मैन्युफैक्चरर ने कारखाना लगा लिया तो कंप्लीटली जो है वो असेंबल, तकरीबन नियर असेंबली के करीब पार्ट्स इंपोर्ट करके लगा देते हैं, उस पर भी प्रोटेक्शन लेते हैं। तो जो वैल्यू क्रिएशन जिसे आप कहते हैं, ये जिसे कहते हैं कि द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, वो ना होने के बराबर है। यूसुफ साहब, एक और बात बताइए, हाउ मच ऑफ अ रोल डज कल्चर प्ले? अगर हम लोग, मैं इसको जरा स्पेसिफिक कर दूं, हम लोग अगर माजी में जाना चाहते हैं कि हम लोग एक अजीब ब्रांड का हम अपने आप को रखना चाहते हैं, कि हम मॉडर्नाइज बिल्कुल नहीं करना चाहते, औरतों को बिल्कुल नहीं काम में लाना चाहते, औरतों को हम सब्जुगेट करना चाहते हैं, और एक कल्चर अजीब सा बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने एज आई सेड बहुत ज्यादा फंडामेंटलिज्म लाई हुई है। और फिर ये है कि हमारे पास हमारी, आई वुड ऑल्सो आर्ग्यू कि हमारी वर्क हैबिट्स भी अच्छी नहीं है, कि हम पाकिस्तान में लेट आते हैं हमेशा, वी डोंट रियली वर्क हार्ड। और फिर एज आई सेड ऑन ट्विटर, मुझे बड़ी गालियां पड़ी थी कि भाई ईद शबरात और वो उस पे हम 10-10 छुट्टियां ले लेते हैं। तो मतलब फॉरेन इन्वेस्टर ऐसे तो काम नहीं कर सकता, या कर सकता है कि जब मर्जी छुट्टी ले लो, फिर 10 खालाएं होती हैं, मर जाती हैं वगैरह, और इस किस्म की चीजें होती हैं। तो ये कल्चर, हमें कोई वर्क हैबिट हैवी डेवलप्ड? मेरी एक उस्ताद थी जी, वो उस्ताद था, वो उस्तादनी बन गई है, शी हैज चेंज सेक्स, बट खैर शी हैज रिटन अ लवली बुक कॉल्ड बुर्जुआ वैल्यूज। वो कहती है बरतानिया की जो तरक्की थी वो उसके वैल्यू सिस्टम था, और मैक्स वेबर ने भी यही कहा था कि जी आपका वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि नहीं? नहीं, यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत चाइना की बात करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कभी चाइना के जाके देखिए गौर से कि चाइनीज कितने हार्ड वर्किंग है, उनकी वर्क एथिक क्या है। मैं चाइना में गया हूँ, और जिस तरह के ममालिक हैं ईस्ट एशिया में, लोग सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, 6:30 बजे जो है पूरा ट्रैफिक जो है वो रवा दवा होता है, लोग काम पे होते हैं, काम शुरू कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो बाजार ही आपको पता है 11-12 बजे खुलते हैं, लोग ऑफिस लेट पहुंचते हैं। उसकी एक वजह है, हमें एक अफीम की थोड़ी सी आदत पड़ गई है। और वो अफीम क्या है? वो अफीम है बाहर से जो रेमिटेंसेस आती है, जिसके मुतालिक हम बहुत बोस्ट करते हैं। देखिए, $40 बिलियन रेमिटेंसेस तकरीबन इस साल जो आई हैं, वो आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं और गुड्स एंड सर्विसेज, वो तकरीबन उतनी है। अगर आप खाली ट्रेड गुड्स की बात कर लें तो उससे कहीं ज्यादा है, वो तकरीबन $32 बिलियन हैं आपके रेमिटेंसेस 40 बिलियन की। तो रेमिटेंसेस ने हकीकत में पाकिस्तान को सस्टेन किया हुआ है, सहारा दिया हुआ है। ये हमारे जो लाखों लोग जो बाहर हैं, मिडिल ईस्ट में, यूके में और दूसरी जगहों पे, ये जो पैसा बेचते हैं, ये उसने बहुत बड़ा हमें हमारी मईशत को सहारा दिया हुआ है। और उस लिहाज से किसी भी मुल्क का दुनिया में इतनी डिपेंडेंस रेमिटेंसेस पे नहीं है जितनी पाकिस्तान की है। और ये इस बात पे कोई तवज्जो देती नहीं। इस साल भी अगर फर्ज की रेमिटेंसेस $20 बिलियन होती, मिसाल के तौर पर, हमें एक बहुत बड़े बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस जो है होता, चाहे हमारी आईएमएफ से कितनी भी मदद आती जो अभी आ रही है। लेकिन शुक्र है नहीं हुआ, हमारी रेमिटेंसेस बहुत बढ़ गई हैं। होता यह हो रहा है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं लोगों से बात की है, कि जब हमारे यहाँ लोगों के हालात जो है खराब होते हैं, वो अपने बाहर के जो दोस्त रिश्तेदार जो भी उनको पैसे भेजते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई यहाँ महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमें ज्यादा जरूरत है। तो पाकिस्तान में जब माशी हालात खराब होते हैं तो रेमिटेंसेस बढ़ती हैं। उसकी वजह यह नहीं कि कोई पॉलिसी है हुकूमत की, उसकी वजह यह है कि ये एक फैमिली डायनामिक्स है। लेकिन उससे यह भी हुआ है कि जब वो फैमिलीज जिनके बाहर कोई बाहर बैठा हुआ है, वो बंदा भेज रहा है,
कुछ रुपए, तो आप थोड़े से जो है अपने जो है खर्चा निकाल लेते हैं। और उसमें लोगों को मेरे ख्याल से ब्लेम करना सिर्फ जो है वो भी मुनासिब नहीं होगा, कि इसलिए कि यही पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो जी बड़ी मेहनत से काम करते हैं। तो क्यों? इससे तो ये लगता है कि अगर इनको सही एनवायरनमेंट दिया जाए, सही माहौल हो, सही इंसेंटिव्स हो, बिल्कुल सही। तो फिर ये लोग काम कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में हम्म, जब ये पता हो कि वो कुछ भी कर लें, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि उनको अपनी मेहनत का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो फिर जाहिर बात है, फिर मेहनत जब करने का रिवॉर्ड ही नहीं मिलेगा, तो हम्म। लोग फिर वही तलाश करेंगे जिससे वो देखते हैं कि लोग बड़े क्विकली अमीर हो जाते हैं, वो है शॉर्टकट्स। इसमें लीडरान का कोई रोल है, पॉलिटिक्स का कोई रोल है? मैंने देखा है चीन को, अगर आप देखें तो चीन 1920s 30s में उसको अफीमी कहा जाता था और चीनी का मजाक उड़ाया जाता था। उसकी छुट्टियां होती थी और वो लंबे लंबे गाउन पहन के, और वो अजीब किस्म का अफीमी होता था। आपको याद है कि चीन की ये सिचुएशन थी। अब चीन को हम सोचते हैं वो दबा के मेहनत करता है। यही चीज एक बंदा है कैम्ब्रिज में, हाजून चैंग, जिसने लिखा है कि जर्मन को भी अर्ली 1800 में हम सुस्त और पोस्ती कहते थे, पर वो ट्रांसफॉर्म हो गया। तो चीन में तो हमें पता है कल्चरल रेवोल्यूशन आई और काफी सारे मुल्कों में चेंज आया, तुर्की भी माशाल्लाह चेंज हो गया। तो क्या हमारे लीडरान का रोल है या किसका रोल है? कैसे इसको ठीक किया जाए? देखिए, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी सिर्फ लीडरान की नहीं, पूरी जो रूलिंग क्लास है उसकी आती है। हमने बात की है इस पे, लोग कहते हैं कि लीड, मैं लीड का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, मैं कहता हूं रूलिंग क्लास, जो लोग जिनके पास पावर है, जो गवर्निंग क्लास है। हम्म। और इसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है, जो एलिमेंट है, वो ब्यूरोक्रेसी का है, जो ब्यूरोक्रेट्स, जो गवर्नमेंट आती है जाती है लेकिन वो वही रहते हैं। बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो वजीर तो बनाए नाम बैठे रहते हैं, हकीकत में ये ब्यूरोक्रेट्स हुकूमत चलाते हैं। हम्म। तो एक तो ये हमारी जो, जिसमें सभी शामिल हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी जो है, असल में मैं तो इस नतीजे में पहुंचा हूं कि इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट में। हम्म। इनको ज्यादा ये होता है कि इनके जो राइट्स हैं, राइट्स क्या कहने चाहिए, इनकी जो प्रिविलेजेस जो हैं वो महफूज रहें, इनके जो मफादात हैं उनकी प्रोटेक्शन हो। और इनके, और जो बड़े बड़े और जो है ताकतवर तबके हैं, जैसा कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर बड़े बड़े जो, जिनके पास जमीनें हैं एग्रीकल्चर की, इनके दरमियान एक एक तरह की अंडरस्टैंडिंग कह लें या एग्रीमेंट कह लें या कॉम्पैक्ट कह लें, वो है कि जी हम आपका ख्याल रखेंगे, आप हमारा ख्याल रखिए। तो वो जो क्लास जो है, जिसके पास बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं, वो होके इलेक्ट असेंबली में जाते हैं। ज्यादातर लोग तो इलेक्ट होके असेंबलियों में आना भी मतलब गवारा नहीं करते। हमारे खुद वजीर आजम साहब, मैंने देखा है कि वो पूरे तकरीबन को 1 साल के बाद वापस असेंबली में आए। तो और इसलिए हुकूमत जो चलती है वो यही ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। तो जब उनका यही सारा एटीट्यूड हो, रवैया, और ये आज की बात नहीं है, हमेशा से यही रहा है कि हमारी लीडरशिप एज अ होल, और लीडरशिप में मैं शामिल करता हूं अपनी रूलिंग क्लासेस को, जिसमें ब्यूरोक्रेसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो ये सारी बातें जो हम आप करते हैं बेमानी हो जाती हैं। इसलिए कि हम कितनी भी तजावीज दे दें, कितना भी बता दें कि साहब ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन जब आपका प्राइमरी मोटिवेशन जो है वो अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना हो, खुद जो है वो अमीर बनना हो, कि मेरी प्रिविलेजेस कितनी हैं, आप चले जाइए, आप तो ज्यादा इस्लामाबाद में भी काफी टाइम रहते हैं, मेरे भी जब जाना हुआ है, आप ब्यूरोक्रेट्स में वो ज्यादातर बात करते हैं कि जी फलानी जगह पोस्टिंग हो जाएगी, उसके पास इतने ज्यादा हैं, उसमें इतने ज्यादा जो है वो प्लॉट मिल सकता है, ये जमीन मिल सकती है, उसमें ये ज्यादा होता है, ये होता है। ऐसा कम होता है कि आप कहें कि मुझसे किसी ने पूछा हो कि साहब अगर इंडस्ट्रियल जो है एक्सपोर्ट्स डेवलप करनी हो तो क्या करना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि वो सब, ज्यादातर ये क्लास जो है, ये अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं, जबकि इनका पाकिस्तान से बाहर तजर्बा अक्सर केसेस में जीरो है। बाज लोग बाहर चले जाते हैं, वो भी हुकूमत के खर्चे पे कहीं डिग्री डिग्री लेके आ जाते हैं। लेकिन नदीम साहब,
आपको पता है 1.5-2 साल में एक डिग्री लेके जो है कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो डिग्री के पीछे बहुत बड़ा तवील तजर्बा ना हो, जब तक ये पूरी सही मायने में काबिलियत ना हो खाली क्रेडेंशियल से, तो यकीनन आपकी ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग हैं जिनको कहने को जी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्रीज हैं, लेकिन एक बात तो ये है कि वो ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जहां उसको चेंज करना जो है वो ऑलमोस्ट ब्लास्फेमी है। बिल्कुल। भाई ये क्या करते हैं, फिर उसमें वो एक्सक्यूजेस तलाश करने के लिए आईएमएफ ये कह रही है। हुजूर, जब आईएमएफ नहीं भी होती तो आप तो यही करते रहते हैं जो आप कर रहे हैं। ये कुछ सालों की बात है, मैं इस्लामाबाद में था, तो मुनासिब नहीं होगा कि मैं नाम लूं, लेकिन ये साहब सेक्रेटरी फाइनेंस रह चुके। हम्म, हम्म, तो वो मुझे अच्छा लगा, उनसे फ्रैंक कॉन्वर्सेशन हो रहा था। तो मैंने कहा कि देखिए आप लोग करते क्या हैं, आप लोग तो बिजली पे, पेट्रोल पे, इस तरह की गैस पे टैक्स लगा देते हैं, आसान होता है टेलीफोन बिलों पे, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आपकी जो कारकर्दगी है वो उस लिहाज से तो बस यही है, यही पॉलिसी है, यही सिस्टम है। तो वो मुस्कुराए, कह लगे असल में इट्स हार्ड टू डिसएग्री विद यू, आप सही कह रहे हैं। हम्म, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम एन एक्स सेक्रेटरी फाइनेंस। तो मैं कोई एजम्पशंस पे बात नहीं कर रहा, मैं अपनी ना सिर्फ ये कि तजर्बे की तहकीक की बुनियाद पे जो डायरेक्ट इंटरेक्शन भी होता है, वो लोग जो बराह रास्त जिम्मेदार रहे हैं वो भी एग्री करते हैं। ये अलग बात है कि वो एग्री करते हैं रिटायर होने के बाद। हम्म। तो यूसुफ साहब, ये बताइए एक और चीज कि क्या ये हमारे मुल्क में एक बड़ी रीत है कि हम प्राइसेस कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे एक्सचेंज रेट कंट्रोल कर दी, जैसे डीसी साहब को हुक्म मिलता है कि तुम जाके हर छाबड़ी पे प्राइस चेक करके और खीरे प्याज की और वो प्राइस फिक्स करो, बिजली की प्राइस फिक्स की हुई है, हमने हर चीज की, बहुत सारी चीजों की प्राइसेस फिक्स की हुई हैं और एडमिनिस्ट्रेटिवली फिक्स की हुई हैं। मुझे याद है सोवियत यूनियन ने ये बंद कर दिया था 1991 में, तो हम आज तक कर रहे हैं। क्या आप अगेन पुट ऑन योर ट्रेडिंग और योर इन्वेस्टिंग हैट एंड टेल मी इसको, हाउ डू इन्वेस्टर्स लुक अपॉन दिस? और इसके साथ साथ एक और चीज, ओपननेस। वी डोंट लाइक टू ओपन आवर इकोनॉमी, बल्कि हम तो अब क्लोज करी जा रहे हैं। मुझे याद है मैं जब बच्चा था तो मुझे $10 भी नहीं मिलते थे, अब हम तकरीबन उसी जगह वापस जा रहे हैं। हम लोगों के पैसे भी वापस नहीं कर रहे और हम इकोनॉमी को बंद कर रहे हैं और कोशिश करते एलसी भी ना खुले वगैरह। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारे यहाँ ये एक तो जो आपने बात की कि डीसी को हुक्म दे दिया कि जाके प्राइस, ये जो है पब्लिसिटी के लिए होता है। मेरे ख्याल से जो डायरेक्टिव देते हैं उनको ही पता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 12 लोगों को दिखाने को जरूरी है कि हम कुछ कर रहे हैं। तो चलें, आपने किसी जगह का मुआयना कर लिया, किसी को डांट दिया, किसी को डिसमिस कर दिया। हमारा मीडिया भी जो है ऐसा, क्या कहूं मैं, फिकल है या सुपरफिशियल है कि वो इन लोगों के जो इस तरह की चीजें होती हैं, जिनको मैं एंटिक्स कहता हूं या थिएट्रिक्स होती हैं, उनको बड़ा बड़ा कवरेज देते हैं, तो और इनकरेजमेंट होता है। आप चले जाइए किसी टीवी चैनल पे कि फलाने वजी ने आज ये दौरा किया और ये कमा दिए, आज उन्होंने सदारत की, एहतजाज की और हुक्म दिया कि ये हो जाना चाहिए। ये इतनी हिमाकत आमेज बातें हम आज भी कर रहे हैं। 50 साल पहले तो चलो आप माफ कर देते कि चलो भाई इतनी समझ नहीं है, आज के जमाने में आप ये समझ रहे हैं कि इन बातों से कोई फर्क पड़ता है, तो खुदा के वास्ते कुछ अकल के नाखून लें। और दूसरा एक मसला ये है कि ये जो प्राइसेस की बात है, आप इलेक्ट्रिसिटी को ले लीजिए। हमारी ये जो पॉलिसी थी शुरू से इज ए ह्यूज डिजास्टर थी। इस पे मैंने बरसों पे लिखा है कि ये गलत कर रहे हैं, ऐसा ना कीजिए, और भी लोगों ने लिखा। अफसोस की बात यह कि जब जो पॉलिसी बनाने वाले उन सर्कल से बात होती या बाज मीडिया में भी, वो कह रहे थे कि जी इसके अलावा कोई चारा नहीं था। ये बड़ी एक लेम सी एक्सक्यूज की जाती कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। या फिर ये कहा जाता है कि देखिए आपको पता नहीं है, जब आप इस पोजीशन में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा। ये इंतहाई स्टूपिड बातें। आपको मैं साफ साफ कहना चाहूंगा इन लोगों से कि आपका ना तो काबिलियत इतनी है, ना ही तजर्बा इतना है, ना ही आपने इतनी दुनिया देखी है, ना ही इतनी स्टडी की है। तो ये आर्ग्यूमेंट खुदा के वास्ते मत दिया करे कि जी हम जहां बैठे हैं हम ज्यादा बेहतर जानते हैं। पाकिस्तान की तारीख तो ये है कि हुक्मरान क्लासेस जहां बैठती हैं सबसे ज्यादा बड़े डिजास्टर इन्होंने ही किए, ये क्लेम करने के बावजूद कि हम ज्यादा जानते हैं। तो हिस्ट्री ये बताती है कि ज्यादा नहीं जानते।
लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जो आंसर है वो करप्शन का है कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाइए, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे जो है एड बड़ी बड़ी मिलती है प्रोजेक्ट, आप जानते ही बड़े बड़े इदारों से, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, उसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है बहुत इन्फ्लेट की जाती है। तो फिर इस तरह किया जाता है कि 30-40, बाद लोग तो कहते हैं उससे भी ज्यादा परसेंटेज जो है वो आपकी जेबों में जाती है, मुख्तलिफ लोगों की जो इंटरेस्टेड होते हैं। तो एक तो ये बड़ा सिलसिला है, ये इसलिए नहीं कि जानबूझ के कि ये लोगों को पता नहीं है कि तरक्की कैसे करनी है, इसके पीछे एक सेल्फिश इंटरेस्ट है कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाइए, उसके लिए लोन लीजिए और फिर उसमें से जो है पूरी अपने अपने कट्स बनाए जाएं। एक तो लोगों को कहा जाए कि देखिए सलाह हमने ये बना दिया, इतना बड़ा कर दिया हमने। लेकिन एक इसकी मिसाल ये है कि हमारी जो लॉजिस्टिक्स जो है, आपने कंपैरेटिव होने की बात की, कॉस्ट जो है को तकरीबन 15% ज्यादा है एवरेज मैनी अदर एशियन कंट्रीज। वो इसलिए ज्यादा है कि हमारे यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट पे दारोमदार है बहुत बहुत बड़ी हद तक। दूसरे ममालिक में ट्रेन चल रही हैं, ट्रेन आर मोर फास्टर एफिशिएंट, फ्यूल के लिहाज से भी लोअर कॉस्ट है। हमने बड़ी बड़ी जनाब मेट्रोज बनाई हैं, हाईवे बनाई हैं, क्यों? मैं नहीं समझता कि इन लोगों को ये पता नहीं है कि ट्रेन आर अ बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वो इसलिए कि बड़ी बड़ी मोटरवेज बनाने में पैसा ज्यादा बनता है। ये कोई कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक जो है ये सवाल नहीं है, ये बड़ा ऑब्वियस है और इस पे बहुत कुछ जो है लिखा जा चुका है, स्टडीज हुई हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक जो है, चाइना को देख लीजिए आप, लोग बड़ी चाइना की बात करते हैं। चाइना ने बुलेट ट्रेन बना बना के पूरे मुल्क में इतना बड़ा जाल बिछा दिया है कि एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक, फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक बड़े क्विकली जो है सामान जो है ट्रांसपोर्ट होता है और उसकी कॉस्ट भी कम है। इसी वजह से चूंकि वहां कॉस्ट इतनी कम है कि अब दुनिया में चाइना ने टीमू जैसे जो है वो निकाल दिए हैं कंपनी, जो बहुत ही सस्ते दामों लोग कैसे बेच रही हैं? इसलिए कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, उनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कम है। ऐसे तो नहीं $3-4 का ऐसी सामान बेच देते, उसके पीछे एक पूरी प्लानिंग है, उसके पीछे काम हुआ है, उसके पीछे डेवलपमेंट हुआ है। हमारा मसला यह है कि हमारे यहाँ जो प्लानर्स जो हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ये बातें बहुत ज्यादा करते हैं। और अव्वल तो ये कि दे आर गाइडेड बाय मोस्टली सेल्फिश इंटरेस्ट, और जहां ये ना भी हो तो उसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि आ जाती है कि जी एक तरह की एरोगेंस है कि अभी अगर आप किसी भी देख लीजिए, उनके जो एटीट्यूड है वो ये नहीं पूछते कि हमें क्या करना चाहिए, वो ये बताते हैं कि वो ये कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। तो इस जो कॉम्बिनेशन ऑफ जो थिंग्स जो है, दैट इज What about openness, Yusufa? What about openness? Should we have an open economy or not? Or should we try and close it down और आपस में अंदर ही बैठ के सब कुछ करें, प्रोटेक्शन दे लोगों को और उनको फॉरेन एक्सचेंज बाहर न जाने दे, ना अंदर लाने दे? अब फॉर एग्जाम्पल एक छोटी चीज मैंने यूसुफ साहब अगले दिन सुना कि हमारी एक बहुत अच्छी सुपरमार्केट है इम्तियाज, which could become like our Walmart. वो कोशिश कर रही है मिडिल ईस्ट जाने की और उसको हम रोक रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज बाहर नहीं लेके जाना। डू यू थिंक दिस इज अ गुड आइडिया? देखिए, मैं स्पेसिफिक केस के मुतालिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन जनरली तो मैं एग्जांपल ही दे रहा हूं। आपके जो जनरल सवाल के ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी, देखिए ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी का आमतौर पे मैं ट्रांसलेट करूंगा कि आप ट्रेड जो है, इंपोर्ट्स एंड गुड जो है, उस पर कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हों, जो उन पे टैक्सेस हों या इंपोर्ट ड्यूटीज जो हैं, टैरिफ जो हैं, वो कम से कम हों, ताकि लोग जो हैं इनकरेज हों, प्राइवेट सेक्टर वाले, दूसरे वाले, ताकि वो उसको कर सकें। हमारे यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट जो है प्रोटेक्शन का, ये तो कोई नया नहीं है, पुराना है। हमने वो बहुत जो है करके देख लिया। अयूब खान के जमाने, लोग कहते हैं अयूब खान के जमाने में एक तो बड़ी गलत फहमी पाई जाती है कि कोरिया ने हमारा मॉडल कॉपी किया। ऐसा कुछ नहीं है। ये इंतहाई, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं बड़ी फ्रैंकली कहूं, ये इंतहाई जाहिलाना बात है। क्यों? इसलिए कि अव्वल तो अयूब खान का जो मॉडल था वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। कोरिया का मॉडल था एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ।
वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत ही सोच समझ के बनाई गई थी कि हमें इन इंडस्ट्रीज को ग्रो करना है, इनको सपोर्ट करना है। हम्म, हमारे यहाँ तो सिलसिला आ रहा है कि आपने टेक्सटाइल ग्रो कर ली, बड़ी आसान है। वो टेक्सटाइल अभी भी जो है वो आपके गारमेंट्स एक्सपोर्ट जो अभी भी नहीं पढ़ पाए, पूरा जो है जो हाल है वो आप देख ही रहे हैं। कहते हैं कि जी बढ़ गई है, लेकिन टेक्सटाइल्स पिछले 15-20 साल में थोड़ा सा फर्क आया है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा ड्रामेटिक जिसे कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो आप खाली अगर इस पे दें कि जी चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दें, जो है आप चीप जो है फाइनेंसिंग कर दें, ऐसा नहीं होता। मैं फिर उसी तरफ जाऊंगा। अ कंट्री कैन ओनली ग्रो एज मच एज इट्स पीपल डू। आप जो है ना ही वर्ल्ड क्वालिटी के इंजीनियर्स पैदा करते हैं। देखिए ना, आपने बहुत सारे एमबीएस प्रोड्यूस कर लिए, चले 2-3 स्कूल हैं अच्छे, वो जाके बैंकर्स तो बन सकते हैं, वो कंप्यूटर साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स नहीं बन सकते, इसलिए कि हमारे यहाँ उसकी तालीम बहुत वीक है। तो ये तसव्वुर करना कि एक ऐसे मुल्क में जहां चाइल्ड स्टंटिंग रेट जो है 40% है तकरीबन, जहां करोड़ों बच्चे जो हैं उनको एजुकेशन मैसर नहीं है, और जिनको है भी वो उसकी क्वालिटी इतनी खराब है, क्वेश्चनेबल है, कि वो बेकार है। लोग कहते हैं क्या करेंगे यार ऐसी तालीम दे के। तो फिर आप, अच्छा आप बहुत सारे लोगों से बात करें, एक साहब मुझसे बहस कर रहे थे कि नहीं हमारी क्वालिटी बहुत खराब है। अरे मैंने कहा भाई पहले बेसिक लिखना पढ़ना तो सिखा दो, या उसकी भी आप अहमियत मानने से इनकार करते हैं इस जमाने में। तो इस जमाने में पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की क्वालिटी का ये हाल है कि आपको अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को समझाना पड़ता है कि जी बगैर पढ़े लिखे जी इस जमाने में नहीं सरवाइव कर सकते आप। और अगर पढ़ना लिखना जो है इतना ही जो है रेलेवेंट है, तो आप दूसरों को छोड़िए, हमारे मौलाना हजरात जो है अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हैं। तो क्यों भेजते हैं, या यूके भेजते हैं? आप पाकिस्तान में जिसका भी पैसा है यहां आ जाइए, लंदन में उनके रिश्तेदार, बच्चे, दूसरे लोग, भतीजे भांजे सब नजर आते हैं, किसी किसी यूके यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं या पढ़ चुके होते हैं। साहब अगर एजुकेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट तो आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, क्यों भेजते हैं इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में? और उसमें सब शामिल हैं, चाहे वो कोई जनरल साहब हों, चाहे वजीर हों, चाहे मौलाना साहब हों, सब। बात यह है कि ये तो बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है कि जिस चीज को आप अपनी फैमिली के लिए, अपने खानदान के लिए बहुत अहम जरूरी समझते हैं, अवाम नास को आप कहते हैं उनको उसकी जरूरत नहीं है। वो जरूरत इसलिए नहीं है कि आप जो इतने जो वसाइल जो हैं वो सब आप अपनी तरक्की पे खर्च करना चाहते हैं, इन लोगों पे नहीं करना चाहते। ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कहा। बहुत कोई पेचीदा बात नहीं है। और आपने चाइना की बात की, चाइना तो वो तो उन्होंने तो कमिटमेंट किया कि जी हम अपने लोगों को डेवलप करेंगे, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम, स्किल प्रोग्राम। आज चाइना जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी में और साइंसेज में जो, वो 80s की बात छोड़िए, पिछले 10-15 साल में ड्रामेटिक राइज हुआ है चाइना का। अब जो टेक्नोलॉजी में, साइंसेज में चाइना की कई यूनिवर्सिटी जो है अब टॉप 20 में आ गई हैं, आ गई। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये सही। तो कमिटमेंट जो अच्छा जब तक यूसुफ, नहीं एक और होगा। बात बताइए, हाउ इम्पोर्टेंट आर फाइनेंशियल मार्केट्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ? मैं जो देखता हूं कि यहाँ हमारे यहाँ चंद एक बैंक्स हैं, वो भी एक कार्टेल की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। कोई नए इंस्ट्रूमेंट्स नहीं निकल रहे, कोई नई चीज नहीं आ रही, उनकी माशाल्लाह कॉस्ट काफी तकड़ी हैं। There's no real innovation in the financial market. नंबर 2, हमारे पिछले गवर्नर साहब ने, 1-2 गवर्नर साहबों ने, उन्होंने नॉन बैंक फाइनेंशियल मार्केट खत्म कर दी। हालांकि जो मैं पढ़ रहा था अमेरिका में, इट वाज द नॉन बैंक फाइनेंशियल मार्केट दैट एक्चुअली ब्रॉट कंपटीशन टू दी बैंकिंग सेक्टर। वो रेगुलेशन क्यों, आपको भी याद होगा, एक जमाना था जहां सेविंग्स एंड लोन्स भी क्राइसिस हुआ था वगैरह वगैरह। तो एक कंपटीशन बहुत सख्त थी। इसके साथ साथ ये थी स्टॉक मार्केट। मैं तो बड़ा परेशान हूं, बहुत इस पे बात करता हूँ, लोग मेरे से काफी नाराज भी हो जाते हैं कि 10% जीडीपी अगर आपकी स्टॉक मार्केट, आप कहीं नहीं जा सकते। फिर आपकी कंपनी इतनी छोटी छोटी है। मैंने कल ही गिना था कि हमारी जो प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट की कंपनियां छोड़ दें, प्राइवेट सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं जो $1 बिलियन से ऊपर है, सिर्फ 8 या 9 हैं। तो फिर इस माहौल में, और उनमें से भी सर एक और चीज है कि वो अपनी
जो है इक्विटी, वो कहते हैं इंटरेस्ट रेट गिरा दो, इक्विटी नहीं हम लिस्ट करेंगे। अभी पीछे कुछ कंपनीज लिस्ट की हैं, बट बड़ी मजेदार बात है कि 11 कंपनी लिस्ट किया है और टोटल वैल्यू 11 कंपनीज की जो लिस्टिंग की वैल्यू है वो 18 बिलियन रुपीज, नॉट डॉलर्स, 18 बिलियन रुपीज। और तकरीबन हर कंपनी ने, मैंने एवरेज निकाला था कि 9 या 10% लिस्ट किया है। वो बड़ी कंपनी ने किसी ने 5 लिस्ट किया है, किसी ने 10, किसी ने 12, किसी ने 15। Nobody lists more than 10-20% on the stock market, with the result that the states like to own their companies for family inheritance and not bring in professional management. Do you think these things matter or they don't matter at all? नहीं, दे डू मैटर। देखिए, जो आपकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस क्लास है, उसका माइंडसेट क्या है, साइकोलॉजी क्या है, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन प्रिजर्विंग द होल्ड ऑफ देयर फैमिली ऑन द बिजनेस। Hmm. Hmm. तो वो इतने एम्बिशियस है नहीं। अगर आप कहें कि यार पाकिस्तान में एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जहां $10 बिलियन जिसका मार्केट वैल्यू हो, तो उसकी क्या वजह है? लेकिन, और मैं आपको बताऊं, आई हैड दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन विद सम ऑफ द टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट। वो मुतमईन है, खुश है कि जो अपनी फैमिली में जो कंट्रोल किया हुआ है वो इतना ही जो है काफी है। मुतमईन है। मुतमईन है वो इसलिए कि जो पैसों का ज्यादातर दारोमदार है वो कुछ सेक्टरीज पर है जो बैठे हैं इस्लामाबाद में, कुछ दूसरे ऑफिसर्स जो हैं उन पर है। किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है वो मुस्तकिल जिससे कहते हैं रेंट सीकिंग है वो होती रहती है। तो इतने एम्बिशियस है नहीं कि ठीक है भाई, जो इम्पोर्ट ड्यूटी पे उन्होंने कहा है कि अच्छा जी, कोई हम माल जो है बेच रहे हैं तो उस पर अगर कोई कंपटीशन है तो इम्पोर्ट ड्यूटी सेक्रेटरी फाइनेंस से बात करके लॉबी करके बढ़ा दी तो ठीक है, हो जाएगा। तो वो उसमें यह है कि जो बात है फाइनेंशियल सेक्टर की, वो फाइनेंशियल सेक्टर तो फिर देखिए, वो तो जो हुकूमत की पॉलिसीज जो हैं, जो बिजनेसमैन हैं जो करते हैं, तो वो तो उनका रोल तो बाद में आएगा ना। तो जब हमारी जो बेसिक मार्केट है वो ऐसी ही है, और दूसरी बात ये गवर्नमेंट ऐसी है जो कर्जों पे कर्जे रहती है, तो जी आपके जो डिपॉजिट्स का जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने में चली जाती है, तो वो कर्जे कहां से देंगे? और तो यही रहता है कि बस और ये खासतौर पे फिनोमेना जो है रिसेंटली बहुत बढ़ गया है। अब तो ये हालत आ गई कि खाली जो हुकूमत जो है इंटरेस्ट जो पे कर रही है वो अबाउट नियरली 60% ऑफ द नेट फेडरल रेवेन्यूज है। तो बैंक तो आराम से पैसे कमा रहे हैं उन सारी ट्रेजरी बिल्स पे, बॉन्ड्स पे, तो उनको क्या जरूरत है कुछ और करने की? तो इस वजह से एक थोड़ा सा कंप्लेसेंसी भी है। और जहां तक बात है स्टॉक मार्केट की, जी स्टॉक मार्केट को अगर ये जो हमारे बिजनेस क्लास जो है वो उनका जो दारोमदार जो है वो उसी पर है, तो वो उनको क्या जरूरत है कि अपना कंट्रोल जो है वो डाइल्यूट करें, इसलिए कि बैंक से पैसा लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट देते हैं, कुछ करते हैं, कंट्रोल जो है उनका मजबूत रहता है। अब आप फर्टिलाइजर कंपनीज को ले लीजिए, जब आपको गैस जो है चीप जो है रेट्स पे मिल जाती है, तो आप उठा के देख लीजिए गैस फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज की प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 3-4 सालों में कहां से कहां पहुंच गई है। तो जब आपको ऐसा डील सिस्टम में ऐसी हो कि हुकूमत आपको फेवर करेगी और आपके प्रॉफिट जो हैं उन वो किसी स्टॉक मार्केट पे या बैंक पे उसका दारोमदार नहीं है, वो हुकूमत की पॉलिसी पे है जो आपको फेवर करती है, तो इंसेंटिव है नहीं ज्यादा कुछ कि कुछ चेंज किया जाए। इसलिए कि जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगर वो खुश भी करना चाहते हैं तो उनको करते हैं जिनके पास पावर है। अगर आप जाके कहेंगे जी स्टॉक मार्केट से पैसा रेज करो, तो कहेंगे पैसे तुम्हारे ऐसे बन रहे हैं, इसलिए कि हमारी ये पॉलिसी जो है फेवरेबल, हम जो लोग पावरफुल जो पॉलिसीज बनाते हैं उनके साथ हम बैठ के अपनी बात मनवा लेते हैं। तो आप जो कह रहे हैं उससे क्या ताल्लुक इस बात का? तो तब ये सब ठीक है, पर मुझे एक बात बताइए, अभी रिसेंटली आपने एक आर्टिकल भी लिखा था मेरे ख्याल पिछले हफ्ते या शायद इसी हफ्ते, व्हाई रिफॉर्म फेल्स इन पाकिस्तान। इन सब चीजों को पुट टुगेदर करें ना, आपने जो बात की है कि ये रिफॉर्म फेल क्यों हो जाते हैं, और आपके ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करने वाली है? अगर कोई अल्लाह की मर्जी हो, कोई अच्छा लीडर आ जाए जो बात सुनने को तैयार हो, आप क्या रेकमेंड करेंगे, क्या करें पहले, और क्यों ये पहले होता क्यों है, और फिर ये क्या करें?
देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है रहीम साहब, कोई बहुत बड़ा पेचीदा नहीं है। पूरे एशिया में जो है कहाँ से कहाँ पहुंच गई है पिछले 30 सालों में या 40 सालों में। कुछ चीजें उसमें कॉमन है। यार ये बात है, हर कंट्री का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होता है, लेकिन सर्टन एलिमेंट्स आर कॉमन। एक तो आपने बात की ओपन इकोनॉमी की, वो जरूरी है, ठीक है ना। फिर लोगों में इन्वेस्टमेंट करना वो जरूरी है। हमारे यहाँ मसला ये है कि समहाउ हमारे यहाँ गाड़ी चलती रही है। कभी अफगान जहाद आ गया, कभी 9/11 आ गया, कभी अमेरिकन अभी कुछ पिछले अरसे से इमदाद नहीं आई तो थोड़े बहुत को चाइना ने पैसे दे दिए, वो जरा स्लो डाउन हो गया तो रेमिटेंसेस एकदम बढ़ गई। तो गाड़ी चलती रहती है। तो हमारी जो रूलिंग क्लास है उसका ये नहीं कि वो कोई 30 साल 20 साल आगे देखे। वो कह रहे हैं गाड़ी चल रही तो ठीक है। देख लीजिए ना कि कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देख लीजिए हमारे अच्छे खासे हैं। अब ये नहीं बताएंगे कि जो उसमें तो वो ज्यादातर जो है दूसरों मुल्कों से पैसा लिया हुआ है, आपने उसको बिल्ड नहीं किया है, या फिर रेमिटेंसेस की वजह से वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो बढ़ गए, या दूसरे टेम्पररी फैक्टर्स। तो इतना कोई स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट नहीं है। देखिए चाइना में जो हुआ, बहुत बड़ी जो कल्चरल रेवोल्यूशन जिसकी बात करते हैं, बड़ी कैटेस्ट्रॉफी थी एक तरह से। लाखों मिलियंस मारे गए। और फिर उसके बाद जो उनकी लीडरशिप थी, माओ जेतुंग की वफात के बाद उन्होंने बड़े उसको सोच समझ के देखा कि भाई ऐसे तो नहीं चल सकता। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ कोई इतनी बड़ी जो है कैटेस्ट्रॉफी आई नहीं। कोरिया में बहुत बड़ी जो कोरियन वॉर हुई तो उससे बड़ी तबाही पहले थी। मलेशिया सिंगापुर में सिविल वॉर हुई। इंडोनेशिया में आपको पता है पूरी कम्युनिस्ट अपराइजिंग हुई थी, तो बहुत ज्यादा हजारों लाखों लोग जो हैं इसमें मारे गए थे। इंडिया के पास ये नौबत आ गई थी कि उनको अपना सोना जो था वो गिरवी रखवाना पड़ गया था। तो कुछ फैक्टर्स, हमारी किस्मत ऐसी रही है कि हमें इतने जो एक्सट्रीम जो हैं सिचुएशन का कभी सामना नहीं करना पड़ा, मासिवाय 1971 के। तो फिर हमारी आदत पड़ गई कि ठीक है, अगर काम चल रहा है, और काम क्या चल रहा है, लोग जाते हैं घूमते हैं कराची में, डिफेंस में, क्लिफ्टन में, लाहौर में, गुलबर्ग के डीएचए के इलाके में, या बहरिया टाउन के देखकर, या पिंडी में उधर जाके आ जाते हैं, कहते हैं अरे बड़ा बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, देखिए ना मलिक रियाज ने इतनी बड़ी बना दी, या फिर डीएचए में ये हो रहा है। वो जो 50% आबादी जिसके मुतालिक मैंने लिखा है कि जिसकी रियल इनकम जो है वो हैज गॉन डाउन इन द लास्ट 10 years, तो वो तो ये सोच ही नहीं रहे। तो ये दोनों बातें वो ये नहीं सोच रहे जिसके मुतालिक आपने कहा कि पाकिस्तान की आबादी अभी जो है, जो 25 कोई करोड़ भी है, ये 30 करोड़ हो जाएगी तो फिर क्या होगा। तो ये समझते हैं कि चलता रहेगा। लेकिन मेरा सवाल ये कि भाई कब तक चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा? क्या आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रेमिटेंसेज जो हैं वो 40 से 60 बिलियन डॉलर हो जाएंगी, 100 बिलियन डॉलर हो जाएंगी? इसलिए कि ऑनेस्टली इस वक्त आपका मुल्क तो जो बाहर के पाकिस्तानी हैं उनकी जो रेमिटेंसेज हैं वही चला रहे हैं। वही चला रहा है, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से तो प्रैक्टिकली तो ये लगता है कि वो समझते हैं कि भाई ये रेमिटेंसेज बढ़ती रहेंगी तो कोई क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ेगा, यूसुफ साहब, गाड़ी इसमें चलती एक और भी रहेगी। तो चीज है कि जो हमारी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, आपने कहा स्टंटिंग है फॉर एग्जांपल, बड़ी अच्छी बात आपने की, बड़ी अच्छी बात हो रही, सॉरी, बड़ी अफसोसनाक बात है, आई एम सॉरी बट इट एग्जिस्ट, इट इज देयर, स्टंटिंग है। पॉवर्टी का भी हमें फिगर पता है, पॉवर्टी भी एनीवे अप टू 30% है, विच इज नॉट अ लो फिगर। और उसके अलावा हमने एस्टिमेट किया था कि ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट इज 32%। ग्रेजुएट, और मैं भी रिसेंटली कुछ काम कर रहा था यूनिवर्सिटी में, तो मैंने देखा है कि जो बेचारे ग्रेजुएट कर रहे हैं वो कई लोग 7-7, 8-8, 10 हज़ार पे नौकरी कर रहे हैं जस्ट टू गेन एक्सपीरियंस। कई लोग कहते हैं हमें इंटर्नशिप नहीं मिलती और हम इंटर्नशिप के लिए सर्टिफिकेट लेते हैं पैसे दे के। तो ये सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है। पर जो मुझे हैरानगी होती है कि देर इज नो रियल डिमांड फॉर चेंज। अब डिमांड फॉर चेंज ये नहीं मतलब रेवोल्यूशन आ जाए। आपने देखा है बरतानिया में कितने चेंजेस आए बगैर रेवोल्यूशन के, रिफॉर्म आ गया। फॉर एग्जांपल सफरेजेट मूवमेंट ले लें, फैक्ट्री मूवमेंट ले लें, ट्रेड यूनियन मूवमेंट ले लें, नेशनल हेल्थ की मूवमेंट ले लें, ये सब मूवमेंट्स चलाते हैं लोग और लोग सुन लेते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं। दूसरी जो मैं इसके साथ ही सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ हमारी जो इंटेलिजेंसी है, जो अखबारों में लोग लिखते हैं, मैं आपको पता है आजकल हर हफ्ते एक रिव्यू करता हूँ
जो जर्नलिज्म और ऑपेड्स का, मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ कोई शऊर नहीं है। बड़े ऑल ओवर द प्लेस लोग हैं। जैसे बजट आ रहा है, बजट पे लोग लिखेंगे, आईएमएफ के ऊपर लोग बड़ी कहते हैं हमने रिव्यू कंप्लीट कर लिया। बट यार रिव्यू कंप्लीट करना, मैं तो आईएमएफ पर रहा, आप भी आईएमएफ को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, रिव्यू कंप्लीट करना मीन्स नथिंग, इट्स नॉट गोइंग टू लीड टू ग्रोथ। तो हम, हमारे जो मुफक्किर है वो भी क्लियर नहीं है, दे डोंट हैव अ कंसेंसस। कुछ लोग कहते हैं पोर्ट बंद कर दो, कुछ लोग कहते हैं इंटरेस्ट रेट को नीचे ले जाओ, कुछ लोग कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए सब कुछ ठीक कर दे, बीआईएसपी को बढ़ा दे। तो मेरा मतलब हमारे अंदर कोई आपको कंसेंसस नजर आता है चेंज का, जो हम हुक्मरानों को कह सके? क्योंकि हुक्मरान जब हम उनके साथ बात करते हो कहते हैं भाई तुम आपस में तो अग्री करते नहीं हो, तो हम क्या करें? देखिए नहीं साहब, हमारी हालत ये हुई कि जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज हैं वो कोई रिसर्च तो प्रोड्यूस करती नहीं। एक आध हैं जो कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस किससे कहना पड़ता है, उनकी कोई सुनता नहीं। तो हमारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है वो लिमिटेड हो गया है, जो अखबारों में ऑपेड आते हैं। अब मैं कुछ कह दूंगा तो बहुत लोग नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं तो रोज करता हूं, फिक्र ना करे करे। बहुत सारे ऑपेड्स के लिखने वाले ऐसे हैं, इनको लिखना ही नहीं चाहिए, साफ बात ये। खास तौर पे इकोनॉमिक्स के मुतालिक उसको हर दूसरा शख्स जो है वो समझता है कि जी भाई ये फिस्कल डेफिसिट इतना है, इधर से रेवेन्यू इतना बढ़ा लेंगे ठीक हो जाएगा। इन लोगों को पता ही नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते किसे हैं, होता कैसे है, ना ही तहकीक करते हैं। इन सब के आपस में एक दूसरे को एक लॉबीज बनी हुई हैं, तो वो बस एक दूसरे को प्रमोट करते रहते हैं टीवी पे, अखबारों में। और कोई अगर बात जो है सही हो, कोई ऐसी हो, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी एकेडमिक कम्युनिटी से हैं, वो मेरे ख्याल से लोग इतना मायूस हो गए हैं कि वो खामोश होकर बैठ गए हैं साइड पे। वो कहते हैं कि यार कोई फायदा नहीं इस अपना सर मारने का, इसलिए कि इसका कोई पर्पज नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और अगर कोई सीरियस बातें लिखें तो टीवी वाले, अखबार वाले कहेंगे कि जाके इसमें मजा नहीं है। यार ये कोई न्यारी है कि मजा नहीं है? मतलब ये कोई बहुत संजीदा इश्यूज हैं, आप उस पर बात करके देखें। अक्सर मुझे अखबारात के जो एडिटर्स हैं कहते हैं कि इट्स नॉट वेरी टॉपिकल। तो एक तो उन्होंने खुद ही एक वॉल बना रखी है कि जी ये डिसाइड करने की कि इस पॉलिसी इश्यूज पे जो है वो क्या जो है वो इट मेक सेंस। आयरनी ये है कि जो वॉल बनाने वाले हैं उनको, उनमें इतनी काबिलियत ही नहीं है, इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो डिटरमिन कर सकें कि क्या लोगों को बताना चाहिए। तो उसमें ये हो गया कि जो कोई भी चीज सेंसेशनल हेडलाइंस प्रोड्यूस करती है, या कोई सुर्खी या कोई टिकर जो है ऐसा है जिससे कोई उनको कमर्शियल फायदा हासिल हो सके, तो वो तो चल जाएगा। आप बैठ के कोई सीरियस बात करें, उसका ना कोई समझने वाला है ना कोई सुनने वाला है, कोई इसकी कोई मार्केट ही नहीं है। और ये एकदम नहीं हुआ, ये बतदरीज हुआ है। इसको मैं कहता हूं द इंटेलेक्चुअल डमिंग डाउन ऑफ पाकिस्तान। बल्कि प्रोफेसर आयशा जलाल ने तो बहुत ही सख्त टर्म इस्तेमाल की थी। उन्होंने कहा था पाकिस्तान इज एन इंटेलेक्चुअल वेस्टलैंड। तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि आज की बात नहीं है। भुट्टो साहब ने एक खत में अपनी बेटी को लिखा था, बेनजीर को मेरे ख्याल से, अगर इफ आई रिमेंबर द वर्ड्स करेक्टली, कि बेटी यू आर बोर्न इन अ कंट्री वेयर इंटेलेक्ट इज अ कंसिडर्ड हैंडीकैप। तो ये जो आपने बात की कल्चर की, एटीट्यूड्स की, ये बहुत बड़ी डीप सीटेड प्रॉब्लम्स हैं। आज ये हालत है कि एशिया में आपने जो $1 बिलियन कंपनी काम की, यंग ग्रेजुएट्स आके कंपनी से स्टार्ट कर रहे हैं, $1 बिलियन के ऊपर पहुंच जाते हैं। अभी एक कंपनी है कर्सर, उसमें मेरे ख्याल से 3 या 4 जो हैं लड़के हैं नौजवान, उसमें एक पाकिस्तानी भी है, इंडियन भी है, अमेरिकन भी है। तो ये नहीं कि खाली कोई पाकिस्तानी है। उन्होंने कंपनी जनाब बनाई, उसको अभी उन्होंने ट्रांजैक्शन हुआ है कर्सर का, उसको मेरे ख्याल से स्पेस एक्स ने कोई $60 बिलियन में खरीदा है। Elon Musk, the first trillionaire, bought it for $60 billion.
वो 60 बच्चा बिलियन डॉलर। कराची से है, बच्चा कराची से है, और नहीं नहीं, बच्चा अच्छा, नौजवान है, नौजवान बच्चा। नौजवान है। और लेकिन बात यह है कि वो अकेला नहीं था। नहीं, ये अकेला नहीं। मीडिया ने थोड़ा सा इसमें कोई एग्जैजरेट किया है। वो उसके साथ एक इंडियन भी था, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और टीम है उसके पूरी। साथ अमेरिकन भी था, और दूसरा यूरोपियन भी था। लेकिन पॉइंट ये है, ज्यादा अहम बात ये कि चौहद नौजवान जो बहुत ज्यादा हुनरमंद थे, उन्होंने एक ऐसी कंपनी क्रिएट कर दी जो उन्होंने $60 बिलियन में बेच दी। देखिए, आपका कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो $5 बिलियन की कंपनी बनाने में नाकाम रहा है। वो 3 जनरेशन पे सर, एक जनरेशन ही 3 जनरेशन हो गई है, उसी चीज पे बैठे हुए हैं वो। वो उसी चीज पे बैठे हुए हैं, उसी में खुश हैं। और फिर ये लोग इन्वेस्ट जो करते हैं पीआईए जैसी कंपनी में, जिसको वॉरेन बफेट ने कहा था कि एयरलाइंस इज द वर्स्ट बिजनेस, हम्म। इसीलिए वॉरेन बफेट ने एयरलाइंस में इन्वेस्ट नहीं किया, छोड़ दिया, हाँ। बिल्कुल सही। छोड़ दिया। अच्छे, उसने कहा बहुत कि अच्छी जी, बात। एक एक ऐसा कमोडिटी बिजनेस जिसका दारोमदार जो है ऑयल प्राइस पे, मैं इस बिजनेस में नहीं जाना चाहता। हम्म, हम्म। हमारे यहाँ ये भी नहीं अच्छा, पता ये क्यों। एक और चीज, उसकी एक और बात करूं, ये एक इसमें जिम्न में एक और बात भी है हम्म, कि हर बंदा ये समझा जाता है कि एक फैशन बन गया कि जी प्राइवेटाइज कर दें ठीक हो जाएगा। मसला, या यकीनन जो ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल है, ये बुरी चीज है, गलत बात है, उसको बिजनेस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। लेकिन मसला खाली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप से हल नहीं होगा। स्टडीज मौजूद हैं कि 90s में जो कंपनीज प्राइवेटाइज की गई, लॉट ऑफ देम वर क्लोज डाउन। वो इसलिए कि लोगों ने बिजनेस बंद किए, जो जमीन सस्ते दामों खरीदी गई थी वो उसको बेचा, जेब में पैसे लेके चले गए। हम्म, 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 तो प्राइवेटाइजेशन तो हमारे यहाँ ऑल्सो हैज बीन अ मींस ऑफ करप्शन। एक और चीज, आपने एक और एक चीज एक यूसुफ चीज में साहब। और आपको मैं एक, फैक्ट सामने रखना चाहूंगा बिफोर आप यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, श्योर श्योर। कि बैंकिंग की बात हो रही है। एक बैंकिंग का ये था कि जी ग्रोथ इकोनॉमी में करनी चाहिए थी, हमें जो है डिपॉजिट्स का पेनिट्रेशन बढ़ाना था। 25 साल हो गए हैं, डिपॉजिट्स टू जीडीपी जो रेशो है वो 30% से ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाया है। लोग करते हैं बैंकिंग की बात करने की, हमारे यहाँ लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं कि भुट्टो साहब ने जी तबाह कर दिया। अरे भाई, आपको 40 साल हो गए, हम्म। आपने बैंक डिपॉजिट टू जीडीपी रेशो आप बढ़ाने में नाकाम रहे हैं। खुदा के वास्ते स्टॉप फाइंडिंग एक्सक्यूजेस, लुक एट योर परफॉर्मेंस। बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। यूसुफ साहब, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब मैं इनसे पूछता हूँ, इन लोगों को, मैं हमेशा, मेरे दोस्त ही है सारे, आपके दोस्त भी हैं माशाल्लाह, मैं इनको कहता हूँ ये जो सेठ है, मैं कहता हूँ बड़ी गाड़ी छोटी बिजनेस। भाई खुदा के वास्ते, इतनी बड़ी गाड़ी, एक बंदे के पास मिलने गया, उसकी बहुत पुरानी मिल है, टेक्सटाइल कंपनी वट। तो मैं उसके पास ही बैठा हुआ था, तो मैंने, वो आजकल गूगल बड़ी अच्छी चीज है, मैंने उसकी मार्केट कैप निकाली। $18 मिलियन मार्केट कैप थी। मैं तो उठ गया, मैंने कहा यार तुम तो, यू आर लाइक एसएमई, तुमसे मैं बात क्या करूं, ठीक है। और ये बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छा, इसके अंदर मसला ये है कि जो मैंने देखा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है हम उन्हीं लोगों को देते हैं, वही लोग होते हैं, वही लोग आके नेशनलाइजेशन में, सॉरी प्राइवेटाइजेशन में वही लोग होते हैं, आईपीपी में वही लोग होते हैं, ठेकों में वही लोग होते हैं, ऑटोमोबाइल की प्रोटेक्शन में भी वही लोग होते हैं, गैस की कंसेशन में वही लोग होते हैं, अब फिर प्राइवेटाइजेशन में उनको हम दे रहे हैं। तो क्या मैं बार बार आर्ग्यू करता हूँ, कोई बात नहीं सुनता, मैं कहता हूँ यार इसको स्टॉक मार्केट में डालने दो, हम सब जो मर्जी, मैं 100 शेयर खरीद लूँ, आप 200 खरीद लें, जो करें। एंड जो दुनिया जहान में, मेरा उस्ताद था मिल्टन फ्रीडमैन, वो कहता था सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब आप सिटी बैंक में थे, सिटी बैंक इज ओन्ड बाय नोबडी, but yet it runs efficiently because the managers are professionals and in fact they become part owners। आपके जो फॉर्मर लोग थे, जॉन, क्या रीड वगैरह, ये लोग माशाल्लाह, they became billionaires running these companies, आइजनर या पीटर लिंच वगैरह, they all became billionaires running these companies because they had stock options। हमारे यहाँ we don't believe in management। is that a problem? should we think about that कि नहीं? या हमारे जो पूरा बिजनेस सेटअप है, वो आपने जो बात की कल्चर की, एटीट्यूड जो है बहुत फर्क है। यही जब इधर आते हैं, फॉर एग्जांपल यूरोप में बिजनेसेस, लॉट ऑफ देम, मैं, आपने जैसे कहा, पर्सनली मेरा वास्ता पड़ा है, दे जस्ट डोंट हैव द कैलिबर। वो दे कैनॉट सर्वाइव इन यूरोप। तो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक
चले जाते हैं, बहुत हुआ दुबई तक, दुबई में भी प्रॉपर्टी या अपार्टमेंट्स खरीद लेते हैं। कोई अभी तक कोई नोटेबल जो कोई इंडस्ट्रियल वेंचर तो ये बना नहीं पाया। बात करते हैं कि एक हमारा ग्रुप था कि जी बड़ा नामी ग्रामी ग्रुप, उनकी एक बैंक यहाँ थी, वो भी उस बैंक को सही तरह प्रॉफिटेबली नहीं चला पाया लंदन में, तो उसको उन्होंने फिर एक बड़े बैंक के पाकिस्तानी उसको बेच दिया। तो और जो पाकिस्तानी जो एंटरप्रेन्योर्स जिनकी सक्सेस स्टोरीज आप बाहर की पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका में भी या यहाँ पे यूके में भी, ये वो लोग हैं जो यहाँ उन्होंने बहुत छोटे पैमाने पे कारोबार शुरू किया और उसको बढ़ाया और बहुत बड़ा कर दिया। एक टेक्सास में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पाकिस्तानी हैं, ओरिजिन के हैं, बिलियनर हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की एक बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से थे, उनका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, वहां गए, उन्होंने शुरू किया और वो बिलियनर बन गए। तो लेकिन ये इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी जो है वो हमारी जो बड़ी, जो आपने जिनकी बात की सेठ लोगों की, ये उनके पास से नहीं आती, इसलिए कि उनका दारोमदारी, जिसको मैंने कहा है कि इन डीलिंग विद द गवर्नमेंट से है, उससे एक जिसे कहते हैं कि कोई अरेंजमेंट कर लिया जाए ताकि पक्का प्रॉफिट हो, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है और वो बढ़ता रहे, इसलिए कि सलाहियत का भी फुकदान है और उसमें एम्बिशन का भी फुकदान है, तो मामला चलता रहे। बिल्कुल अब जिस तरह आप देख लीजिए हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री, जो सीमेंट है फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही बेसिक इंडस्ट्रीज है, अब सीमेंट पे हम इतना ज्यादा कहते हैं कि हमने बड़ा तीर मार लिया, जी दुनिया कहां से कहां निकल गई। आप जो है उस बेसिक मटेरियल से थोड़ा सीमेंट बना के आप कहते हैं कि जैसे कि पता नहीं आपने क्या तीर मार लिया, या फिर आज जो है वो भी पूरी एक्सपोर्ट्स आपकी 32 हैं, टेक्सटाइल जो 15 16 18 जितनी भी आप कह ले होंगी, उसमें भी जो गारमेंट्स हैं वो तो काफी कम है, उसको भी आप समझते हैं कि कोई कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस जमाने में 15-18 बिलियन डॉलर्स पूरी इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट्स हैं आप, विच कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इज पीनट्स। आप ये सोचना भी नहीं चाहते, अगर आपको कोई कह दे तो आप रिसेप्टिव नहीं है, आप बुरा मानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। आप एक लीजिए, एक लॉबी ग्रुप है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, वो यही कहते रहे इंटरेस्ट रेट कम कर दो और टैक्स रेट कम कर दो। ये कोई नहीं कहता कि भाई पूरी जो लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसके लिए फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, उन पे तवज्जो दी जाए। ये क्यों नहीं कहते कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले जाएं, जो हमारी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन है उसका मेयार बुलंद किया जाए, ताकि वो लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जी बेसिक एजुकेशन के बगैर आप टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ सकते। पर यूसुफ साहब, हमारी एजुकेशन में भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, हमारी एजुकेशन भी तो ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। अब देखिए, मैंने तो इस पर बहुत लिखा हुआ है, बड़ी सिंपल सी बात है। आप वलायत में रहते हैं, आपको पता है कि ऑक्सफोर्ड का चांसलर जो है वो एक किस्म की एक मजाक वाली पोजीशन है, एक सेरेमोनियल पोजीशन है। हाँ, आपको पता है अपना ये इमरान खान साहब ब्रैडफोर्ड के चांसलर लगे हुए थे। आई मीन इट्स अ सेरेमोनियल पोजीशन और कुछ नहीं। यहाँ हर यूनिवर्सिटी का चांसलर गवर्नर है और गवर्नर साहब बाकायदा इंटरफेयर करते हैं और वाइस चांसलर लगाते हैं और अपॉइंटमेंट्स करते हैं वगैरह। तो यार इसको पोलिटिसाइज आपने कर दिया। फिर ये है कि आपके जो बोर्ड्स हैं, बाहर जो भी यूनिवर्सिटी को ट्रस्टीज होते हैं, बोर्ड चलाते हैं लोग, वो डेडिकेटेड लोग होते हैं जो इनको शौक होता है एजुकेशन। यहाँ ब्यूरोक्रेट्स लगे हुए हैं बोर्ड्स पे और वो इंटरफेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यूनिवर्सिटीज गया, वो कहते हैं यार हमें कुछ करने ही नहीं देते, हमारी जो बब चीज होती है उनके पास जानी होती है परमिशन के लिए। तो फिर एक और भी चीज हो गई है, क्योंकि इस वजह से, बिकॉज आपकी जो एजुकेशन की क्लास एक अंडर क्लास है, तो वो जो लोग वहां जा रहे हैं वो लोग नहीं जा रहे जो अपने आप को अच्छा समझते हैं, वो लोग जा रहे हैं जिनको बैंकों में और जगह नौकरी नहीं मिलती, वो एजुकेशन में चल जाते हैं। तो इसका मतलब यू काइंड ऑफ सेट अप अ नेगेटिव सेल्फ सिलेक्शन प्रोग्राम, जिसके अंदर अच्छे बंदे एजुकेशन में जा ही नहीं रहे, तो आपका एक किस्म का एजुकेशन स्टीम रोल डाउनवर्ड्स कर रही है। तो ये भी बहुत बड़ा मसला है। तो मुझे समझ नहीं आती हम शुरू कहां से करें। आखिर में ये बताइए, आपका क्या ख्याल है ये सब बातें मद्देनजर रखते हुए, इज द प्रॉब्लम रियली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक? क्या हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म को सोचना है या इकोनॉमिक रिफॉर्म को पहले सोचना है, या कोई ऐसी चीज जहां से हम शुरू करें काम? देखिए, आपने अच्छा किया जो एजुकेशन का जिक्र किया और पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर पे। पहली बात तो ये कि जो ब्यूरोक्रेट्स को किसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे, गवर्निंग बॉडी पे होना ही नहीं चाहिए, किसी भी ब्यूरोक्रेट।
हम्म, चाहे वो कॉर्पोरेशन हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, किसी को नहीं होना चाहिए। उनका काम है अपनी मिनिस्ट्री को चलाना, वो करें। ये सिलसिला ही बदलना चाहिए, ना ही किसी चांसलर को या चीफ मिनिस्टर को किसी यूनिवर्सिटी के मामलात में किसी भी पोजीशन में, चाहे वो सेरेमोनियली क्यों ना हो, उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ये गलत बात है, इसको खत्म करना पड़ेगा। वैसे भी आप पूरी एजुकेशन का, हमारा जो पूरा जीडीपी है उसका कोई 1% तो आप बमुश्किल 1% जो आप एजुकेशन में लगा रहे हैं, वो भी गलत तरीके से, और वो भी, उसमें भी बहुत करप्शन है, ये भी कहना जरूरी है मेरे ख्याल से। तो एक तो आप पैसे जो है, रिसोर्सेज पूरी तरह इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं उसमें भी जो है बहुत गड़बड़ है। तो दोनों दोनों तरफ से मामला खराब है। और जो लोग जो बैठते हैं जाके, वो फिर जाहिर बात है उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये जो आप, मैं तो ये कहूंगा कि आपने कहा कहां से शुरू करें। दो सेक्टर्स हैं मैं समझता हूं कि बहुत अहम है। एक है एनर्जी और दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, इसको कंप्लीटली डीपोलिटिसाइज करना पड़ेगा। किसी मिनिस्टर को इख्तियार नहीं होना चाहिए, ना किसी मिनिस्ट्री को, कि वो अपॉइंटमेंट्स करे और इस पर इंफ्लुएंस करे, इसलिए कि आपको पता है कि फिर उसका नतीजा क्या निकलता है। इट शुड बी रन लाइक यूनिवर्सिटीज दुनिया भर में जिस तरह चलती है प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में भी। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज कोई गलत बात नहीं है, कनाडा में बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज है, लेकिन गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल ऑन्टेरियो में गवर्नमेंट है, वो जो ऑन्टेरियो में यूनिवर्सिटीज है उसमें कोई मुदाखलत नहीं करती। हाँ, वो अपना सब्सिडी जरूर देते हैं ताकि ट्यूशन फीस कम रहे, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ते। हमारे यहाँ तो अमेरिका एक में, नहीं अमेरिका में बनते। सर, अमेरिका में बर्कली यूनिवर्सिटी, वर्जीनिया, पूरा कैलिफोर्निया का सिस्टम है बिल्कुल। पब्लिक यूनिवर्सिटी। जी। पूरा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सिस्टम जो है स्टेट सिस्टम है। आपने कभी सुना है कि गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया जो है वो बर्कले में जाके मुदाखलत कर रहा हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह एजुकेशन जो है यूके में सब्सिडाइज्ड है, एक ट्यूशन लेवल को पे रखा जाता है, लेकिन ये नहीं होता कि जी वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो जनाब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कैम्ब्रिज भी दौरा सर करे। पब्लिक सेक्टर, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं। वो भी मुझे वो है। याद है, मुझे याद है एक प्रोग्राम था इसका, वो यस मिनिस्टर का, जहाँ सर हम्फ्री को मिनिस्टर ने कहा मुझे ऑक्सफोर्ड से ऑनरी डिग्री दिलवाओ। सर हम्फ्री गया, उसने कोशिश की, उन्होंने कोई ऑनरी डिग्री नहीं थी। नहीं, तो ये है कि ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं। बर्कले, बहुत, यूसीएलए कैलिफोर्निया में यानी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन गवर्नमेंट, चाहे वो प्रोविंशियल हो या फेडरल गवर्नमेंट जो है, वो ऐसे इंटरफेयर उसमें से नहीं करती है। वो बड़ा लिमिटेड रोल है उसका। रोल का सिर्फ ये है कि जो ट्यूशन फी है वो ऐसी रखी जाए एक्सेसिबल हो, और उसको हेल्प की जाती है थ्रू गवर्नमेंट लोन्स। ये है एक्सटेंट ऑफ द इन्वॉल्वमेंट। लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ होता है कि जी वो सारे अपॉइंटमेंट जो है वो जनाब वो चीफ मिनिस्टर के पास जाएं, उधर से होता है, ये ऐसा नहीं होता है। और ये जब तक ऐसा होता रहेगा कि मिनिस्टर जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहते हैं। अब ये हो गया है ना कि हजारों की तादाद में टीचर्स अपॉइंट करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि जी घोस्ट स्कूल्स हैं, घोस्ट स्कूल में घोस्ट टीचर्स हैं। वो इसीलिए है कि इतना ज्यादा पोलिटिसाइजेशन है। इसको आप छोड़ दें, इसको डिसेंट्रलाइज करें, इसको ऑटोनॉमी दें। तो जिस तरफ मैं आ रहा था, आपने कहा कहां से शुरू करें, एक एनर्जी से शुरू करें। ये एक मजाक है कि बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं हम हर साल, तकरीबन इस साल कोई 1900 अरब रुपए जो है वो हम देते हैं कैपेसिटी पेमेंट्स में। ये सारा क्यों है? वो लोग जिनके आगे बाहर से लोग आके जनाब डील्स रख लेते हैं कि उसमें, जिनमें उनको सिर्फ इतना ही होता है कि इसमें मेरा कट कितना है। तो आपने एक ऐसी एनर्जी पॉलिसी बनाई जिसका खमियाजा, जिसके नुकसानात आप आज अभी तक भर रहे हैं। तो उसको आप, एनर्जी को आप छोड़ें। और उसका मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा कि जी आप उसको डिस्कोर्स को प्राइवेटाइज कर दें। ये एक इंतहाई नासमझी की बात है। लोग समझते नहीं है कि जनरेशन में किस लेवल का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उस लेवल की ना सिर्फ हमारे पास ना ही कैपिटल है, ना एक्सपर्टीज है। मैं चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान में कोई भी ग्रुप ऐसा बिजनेस नहीं है जो बड़ी बड़ी जो पावर जनरेशन कंपनी उसको चला सके। और जो आपने प्राइवेटाइज किया था केएससी का, उसका क्या हासिल किया है वो भी आपको पता है। तो पहले जो अपने जो तो सब माजी ये में था। फाइनली ये बताएं, मैं तो अब कन्विंस हो गया हूं, मामला पॉलिटिकल इकोनॉमिक नहीं है।
हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पर लास्ट कमेंट दें, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरा ख्याल है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेरिट नहीं लाती। वो पुरानी डायनेस्टीज के लोग आ जाते हैं। वी मस्ट पुट इन टर्म लिमिट्स, वी मस्ट पुट इन फैमिली लिमिट्स। अब देखें ना, एक फैमिली से 10-10 बंदे पार्लियामेंट में बैठे हैं और एक फैमिली डोमिनेट कर रही है, दो फैमिली डोमिनेट कर रही है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को। मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई यूसुफ साहब, आई एम नॉट अ यंग मैन। खुदा के वास्ते आप सोचे, इसी अरसे में बरतानिया मेरे ख्याल को 10 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। तो क्या हमें ये सिस्टम नहीं चेंज करना? फिर दूसरा ये है कि आप मुझे बताइए, टोनी ब्लेयर जो जितना अब है अच्छा आदमी नहीं, पर मैगी थैचर ले ले, कोई भी ले ले, उनके कितने रिश्तेदार पार्लियामेंट में हैं? हमारे कोई पॉलिटिशियन सब पार्लियामेंट में होते हैं। तो क्या डू वी डोंट नीड अ पॉलिटिकल रिफॉर्म? फिर आप देखें आजकल बजट चल रहा है, अब बजट में ये लोग ना डिबेट कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बजट पास हो जाएगा बगैर डिबेट के। तो ये किस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन है? मैं तो अब कन्विंस हो गया वी शुड बिगिन विद द पॉलिटिकल रिफॉर्म। क्या ख्याल है आपका? नहीं, देखिए, हर चीज, चाहे इकोनॉमिक का मसला हो, कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे, एट द कोर ऑफ इट, इट्स अ पॉलिटिकल इशू। ये पॉलिटिकल पावर है और उसको कैसे, किसके हाथ में होती है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये बड़ी फंडामेंटल बात है। पाकिस्तान में आपने जो बात कही, मैं इससे डिसएग्री नहीं करता, लेकिन एक और मसला है। हमारे मुशर्रफ साहब आए थे, उन्होंने इन दो जो बड़ी फैमिलीज की बात कर रहे हैं आप, उनको उन्होंने अलग कर दिया। लेकिन हैरानगी की बात है कि मुशर्रफ साहब की परफॉर्मेंस सम रिस्पेक्ट्स लोग कहते हैं कि जरा बेहतर थी मार्जिनली, लेकिन उन्होंने भी कोई तीर नहीं मारा। तो आखिर मसला है कहां? मसला यह है कि हमारे यहां कि जो डिक्टेटरशिप आती है या मिलिट्री गवर्नमेंट आती है, मैं साफ साफ कहूंगा, वो इन पॉलिटिकल फैमिलीज को, पार्टीज को अपीस करने के चक्कर में अगर थोड़ी बहुत रिफॉर्म हो सकती है, वो भी नहीं करती। तो ना ही हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट रिफॉर्म माइंडेड है, ना ही पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो रिफॉर्म माइंडेड हैं। तो फिर इसका मतलब ये कि मसला पूरी रूलिंग क्लास का है। आप फर्ज कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप चेंज भी कर दें, अगर यही लोग पावर में रहते हैं तो, लेकिन हमारे यहाँ अगर ऐसे लोग होते हैं पावर में जो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, 12 सफ़े का पेज है, उसको फाड़ के फेंक दूंगा, तो फिर आप क्या कीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी वेल सेड। पावर जो है हमारा जो मेरे ख्याल से बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला, मोर देन द कॉन्स्टिट्यूशन, मोर देन द सो कॉल्ड चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ये है कि एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है हमारी रूलिंग क्लास में कि पावर बिलोंग्स टू अस, हम उसको जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हल सिर्फ एक ही होता है कि हमारे यहां अगर लोगों में कोई इतनी ज्यादा अवेकनिंग होती कि वो उसको देख के इसको चैलेंज करते। लेकिन फिलहाल अभी अच्छे खासे हमारे लोग हैं जो लिखते रहते हैं कॉलम्स और टीवी पे आते हैं, वो कहते हैं कि जी मिसाक जमहूरियत बड़ी प्रोग्रेस था। मिसाक जमहूरियत क्या प्रोग्रेस था भाई? महीनों में जनाब उसकी जो पार्टीज थी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने इसको वायलेट करना शुरू कर दिया था। साइड पीछे से बैकरूम डील्स हो रही थी, और उसके बाद एक पार्टी पावर में आ गई तो दूसरे साहब जो थे वो उनके खिलाफ साजिशें करने लगे। तो ऐसी जहां कोई सही इंटेंट ही ना हो, आप कितने भी मिसाक बना लें, कितने भी चीजें, अच्छी अच्छी बातें आप पेपर पे लिख लें, उसका क्या है? और इसी तरह मुशर्रफ साहब जो आए थे, उन्होंने फिर जनाब सब ये कह के आगे थे कि करप्शन खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उन्हीं पार्टियों में से वो ही लोग जो ना सिर्फ इनकॉम्पिटेंट थे और करप्ट थे, उन्हीं को लेके उन्होंने अपनी कैबिनेट में डाल लिया। तो अनफॉर्चुनेटली आई शेयर योर व्यू, बट मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास सारे मसाइल का हल है, लेकिन एक सवाल ये है, वो मैं भी सोचता हूं कि करें तो क्या करें। वेरी करेक्ट जी, वेरी करेक्ट। यूसुफ साहब, बहुत गंभीर मसला है, आसान काम नहीं है ये। इस पे आपको पता है बड़े नोबेल प्राइज भी लोगों ने जीते हैं। सब कुछ के उतार चढ़ाव कौमों का कैसे होता है, और हमारा इस वक्त जवाल का मौका है, मानते हैं बिल्कुल, और बड़े सालों से रहा है, बड़ी सेंचुरी से रहा है। कैसे हम बाहर से निकलेंगे? आप भी यही सोचते हैं, मैं भी यही सोचता हूँ, मेरा ख्याल सारी कौम भी यही सोचती है। तो इस पे इंशाल्लाह और बात करेंगे। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, यू ऑलवेज गिव अस गुड आइडियाज। आई लव योर राइटिंग एंड माशाल्लाह, स्टे वेल, कीप राइटिंग, कीप challenging us, and we'll do this again. Thank you very much ji, all the best. थैंक यू सो मच।